तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आपको पता है 25 तारीख को कल आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है साइंस का। ठीक है, आपको बोर्ड का एग्जाम देने से पहले सिर्फ 5 मिनट मुझे देने, 5 मिनट के अंदर मैं पूरी फिजिक्स के सारे फॉर्मुलेस आपको याद करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इंपोर्टेंट फॉर्मुलोस को एक बार जल्दी से देख लेते हैं, 2x की स्पीड पर देखने वाले हैं। ठीक है, देखो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, याद रखना है फॉर्मुला, क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है। अगर मैं क्यू की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा तो आई इज इक्वल टू एन अपॉन टी एक नया फॉर्मुला बन जाता है। वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। डब्ल्यू यहाँ पे क्या वर्क है, ठीक है, क्यू यहाँ पे क्या चार्ज है, याद रखना आपको। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मुला होता है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी हो सकता है। ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ को भी याद रखना है। ई की वैल्यू याद रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, देखो एक फॉर्मुला यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इस फॉर्मुले को अच्छे से करके जाना है। ठीक है, अगर मुझे सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो मैं क्या करूँगा, सारी रेजिस्टेंस को इक्वल ऐड कर देता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 सभी को ऐड कर देंगे। अगर मुझे पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो 1/R इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर दूंगा। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। अगर मुझे पावर चाहिए तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, और एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है P इज इक्वल टू ई अपॉन टी। पावर का एक और फॉर्मुला याद रखना, P इज इक्वल टू वी आई, ये भी एक पावर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मुला हो जाता है। देखो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, ये वाला फॉर्मुला भी याद रखना, ये एप्लीकेबल सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे करंट कांस्टेंट रखा गया है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यहाँ पे सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट रहेगा। 1 किलोवाट आर की वैल्यू याद रखनी है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। बेटा इस वीडियो को अच्छे से देखना है, क्योंकि आप जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे वहाँ पे फॉर्मुले का यूज होने वाला है, अन्यथा 5 नंबर खो जाओगे अपने। न्यूमेरिकल्स 5 से 10 नंबर के भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। व्हेन पावर इज कनेक्टेड इन सीरीज, पावर अगर कनेक्टेड सीरीज में तो 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, इस तरीके से हम निकालने वाले हैं। बिल्कुल जैसे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं किसमें, पैरेलल के अंदर, उसी तरीके से। अगर पावर आपकी कनेक्ट है किसमें, पैरेलल में, तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3। देखो हीट का फॉर्मुला H इज इक्वल टू वी आई टी एक फॉर्मुला होता है। अगर मैं V की जगह IR पुट कर दूं तो फॉर्मुला बन जाता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, और अगर मैं I की जगह VR रख दूं तो H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन RT हो जाता है। ठीक है, ये एक नया फॉर्मुला बन जाता है, तो आपको याद रखना है। अब चलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मुला है, इसको अच्छे से याद करना, पूरी फिजिक्स रिवाइज करवाने वाला हूँ आपको। ठीक है, देखो लेंथ आपने पढ़ा होगा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर की होती है, इसको याद रखना है। ठीक है, मिरर फॉर्मुला 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, इसको याद रख लेंगे। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन एक और फॉर्मुला होता है माइनस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इस आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल हो जाते हैं। साइन कन्वेंशन भाई 5 नंबर का सवाल आता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल, तो इसे भूल के भी छोड़ के नहीं जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, साइन कन्वेंशन सॉरी, देखो यू क्या आपका, यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहने वाला। वी आपका इमेज डिस्टेंस है, पॉजिटिव वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और नेगेटिव होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट जो हाइट हमेशा पॉजिटिव रहती है, और इमेज हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी किसके लिए, वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए, और नेगेटिव होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होने वाला है। ठीक है, चलो मैग्निफिकेशन की बात करें, अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है तो इमेज हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है लेस देन क्या है 0, तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड और फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी। मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल है तो इमेज सेम बनेगी ऑब्जेक्ट के। मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है तो इमेज इनलार्ज बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। अगर m ग्रेटर देन है किसके 1 के, तो इमेज डिमिनिश्ड बनेगी और स्मॉलर बनेगी। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। आपको बहुत अच्छे से इन सारी कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाना है। एक और कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, देखो ये आपका नॉर्मल है, अगर रेयर से डेंसर की तरफ अगर कोई आपकी इंसिडेंट रे आती है तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाती है, टुवर्ड द नॉर्मल आती है, और डेंसर से रेयर की तरफ जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाती है। अब रेयर से डेंसर की तरफ आएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बड़ा होगा, और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट से। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट से बड़ा होता है। अगर रेयर से आप डेंसर की तरफ आ रहे हो तो हमेशा आपकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्पीड क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। डेंसर से रेयर की तरफ आएंगे तो स्पीड हमेशा इंक्रीज होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा घटेगा। याद रखेंगे कॉन्सेप्ट भी। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन मीडियम, तो n इज इक्वल टू फी अपॉन वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो लाइट बेंडिंग एबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है तो लाइट बेंडिंग एबिलिटी भी आपकी घटने वाली है। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। एक बार देखो स्नेल लॉ को भी याद रखना है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n, स्नेल लॉ होता है। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ की बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इक्वल होता है वेवलेंथ ऑफ एयर डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ मीडियम। ठीक है, इस तरीके से देखो, हाँ इसको लिखना सीखो। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर लिखना तो आप क्या लिखोगे, एयर, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर ग्लास। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर लिखना है तो पहले लिखेंगे एयर, फिर आएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर आएगा आपका वाटर। ठीक है, 1 नंबर का सवाल यहाँ से आने वाला है। अगर आपसे पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर आपको दिया है, और आपसे पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 नंबर का सवाल यहाँ से आपका आ सकता है। चलिए अब चलते हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यू की बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है हमेशा नेगेटिव रहेगा। वी की बात करेंगे इमेज डिस्टेंस रहेगा, पॉजिटिव होगा रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, नेगेटिव होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए। इमेज और हाइट की बात करूंगा तो पॉजिटिव होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए, नेगेटिव होगा रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट की बात करूंगा तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, फोकल लेंथ की बात करूंगा पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, नेगेटिव होगी आपकी कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, चलिए लेंस फॉर्मुला की बात कर लेते हैं। 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U होता है। देखो यहाँ पे माइनस आता है और मिरर फॉर्मुला में प्लस आता है।
ठीक है। एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन याद रखना है। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्म होता है एम इज इक्वल टू वी अपॉन वी। देखो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आता, लेकिन मिरर में आता तो इसको भी याद रखना, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से पावर की बात करेंगे तो 1 अपॉन एफ, अगर मीटर में बात करूँ तो, अगर सेंटीमीटर में बात करें तो ऊपर 100 आ जाएगा। ठीक है, पावर की यूनिट याद रखनी डायप्टर होती है। ठीक है, पावर को अगर कंबाइंड पावर और फोकल लेंथ निकालनी तो हम क्या करेंगे, पावर को सिंपली ऐड करते हैं तो P1 प्लस P2 प्लस P3, और फोकल लेंथ को 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3, इस तरीके से निकाल सकते हैं कंबाइंड पावर और फोकल लेंथ को। ठीक है, आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा हो, पूरा रिवीजन होने वाला है आपको। अब चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की तरफ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे क्या पढ़ना है, सोलेनोइड को अच्छे से पढ़ लेना, जितना भी सोलेनोइड के अंदर कुछ भी दिया सबको पढ़ लेना। ठीक है, अंदर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, किस पर डिपेंड करता है, सब कुछ पढ़ के जाना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड बाय स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है उसको भी अच्छे से पढ़ना है। डोमेस्टिक वायर और फ्यूज को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। ये फॉर्मुला इसके अंदर सिर्फ एक F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, बिल क्या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, आई करंट है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, साइन थीटा का थीटा एंगल बिटवीन कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये वाला फॉर्मुला इंपोर्टेंट आ सकता है। मैक्सिमम फोर्स कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, व्हेन कंडक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और मिनिमम फोर्स कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, व्हेन कंडक्टर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये बात याद रखनी है, और क्वेश्चन बनाते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, लास्ट टॉपिक है। द रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आई फ्रॉम इनफाइनाइट टू 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई का जो विजन होता है इनफाइनाइट से 25 सेंटीमीटर तक होता है। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के डिफरेंस, डिफेक्ट और करेक्शन डायग्राम को अच्छे से करके जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से सवाल आएगा। और अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल मिले यहाँ से तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताएंगे कि ये यहाँ से सवाल आया। ठीक है, तो आगे चलेंगे। मायोपिया में पावर नेगेटिव होती है, करेक्शन के लिए कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में पावर पॉजिटिव होती है, करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जा सकता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। ठीक है, अगर मैं वेवलेंथ बढ़ाऊंगा तो स्कैटरिंग घटेगी, अगर वेवलेंथ घटाऊंगा तो स्कैटरिंग आपकी बढ़ेगी। ठीक है, चलो लास्ट चीज है ग्लास प्रिज्म को अच्छे से पढ़ के जाना है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से पढ़ के जाना है। डिस्पर्जन, स्पेक्ट्रम और रेनबो वगैरह, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से डिस्पर्जन स्पेक्ट्रम से सवाल बन सकता है कि वाई ब्लू आपका स्काई क्यों ब्लू होता है और आपकी जो प्लेनेट होता है ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप अब आप बिल्कुल खुश हो गए इस वीडियो को देखकर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी का एग्जाम कल का बहुत अच्छा जाए।